ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त हो चला है चुनावी चक्रव्यूह का और चुनावी चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत स्वागत भी है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। इस दौरान वो विपक्षी दलों पर जमकर बरसते हुए भी नजर आते हैं। वो कहते हैं कि घमंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से मोदी काम कर रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि 10 सालों में कितने चुनाव आए और चले गए। वहीं इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आते हैं। वो कहते हैं कि घमंडिया गठबंधन की नींद भी खराब हो गई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी तेजी से काम आखिर हो कैसे सकता है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी राम के नाम पर देश की जनता को भूखा मारने की तैयारी में है। बता दें, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार दौरे पर हैं। बुधवार को फर्रुखाबाद जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के बड़पुर स्थित क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में उन्होंने 288.23 करोड़ की 192 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने विकास कार्यों पर संबोधन करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार का वादा करते हैं। इसके साथ ही छात्रों को मोबाइल दिया गया। बता दें, इस दौरान परेशान किसानों को भी सीएम ने सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में पहला जनपद फर्रुखाबाद बनेगा, जिसे एग्री स्टैक किसान योजना सबसे पहले लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड से 10 मिनट के भीतर ऋण मंजूर होगा। इसके साथ ही डिजिटल केसीसी की सुविधा किसानों को मिलेगी। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां की सफलता के बाद पूरे देश में योजना लागू की जाएगी, लेकिन इस योजना और सौगात के बाद भी किसानों में अभी थोड़ी नाराजगी बाकी है। इस मामले पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बता दें, भाजपा से विकास पांडे जी, सपा से राघव दत्त जी, आम आदमी पार्टी से नीरज कुशवाहा, कांग्रेस से अंकुर मिश्रा और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट से नरेंद्र सोमवंशी जी, इसके साथ ही हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष विमलेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले एक बात और बता दें कि ग्राउंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपचंद दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं, जो जनता के बीच से जुड़ करके जनता की प्रमुख समस्याओं के बारे में सबसे पहले तो बताएंगे। जनता खुद भी सवाल पूछेगी इस बीच। जी, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल दीपचंद जी आपसे ही है। आप जनता के बीच से लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में इस बार किसको देखना चाहती है और मतदान करेगी आखिर तो किस मुद्दे को ध्यान में रख करके? हेलो। तो विकास जी, हम आपके पास आते हैं सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है दीपचंद जी के साथ शायद। विकास जी, सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी हो या फिर बाकी के अन्य नेता हो, इसके साथ ही अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बात करें, सीएए लागू किया गया, उसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी की, कई सारे नेताओं ने टिप्पणी की, वहीं असुद्दीन ओवैसी भी टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ये सभी नेता ये नहीं चाहते हैं कि सीएए लागू किया जाए, देश में आगे चल के विकास हो या आगे कुछ अच्छे काम भी हो? सबसे पहले आपको सोनाली बता दूं कि जनता आज के समय पे भाजपा को तो बिल्कुल ही देखना ही नहीं चाहती जी। जिस प्रकार किसानों का आंदोलन फर्रुखाबाद में चालू हुआ है, आप देखिए जो भानुकुट, सब लोग कहते हैं कि भानुकुट जो है एक तरह से देखा जाए कि सत्ता से पोषित रहा है, लेकिन आज किसान कितना परेशान हो गया फर्रुखाबाद का। पिछले 2.5 महीने से जो बरसात का मौसम था वो किस तरह कहर बन के फर्रुखाबाद के ऊपर टूटा है। लगभग 2.5 महीने तक पूरी फसलें बर्बाद रही, प्रशासन की तरफ से एक पैसे की मदद नहीं मिली। माननीय मुख्यमंत्री जमापुर मोड़ पर जब आए तो लोगों ने वहां पे खाना फेंक दिया और कह दिया मुझे बंदा चाहिए, हमें आपका खाना नहीं चाहिए। आज बीच में आवाज आ रही से निजात की बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, किसानों को बहुत आशाएं थी। 288 करोड़ का जो आप बजट बता रही हैं, ये हमें लगता है कहीं बजट खर्च हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो फर्रुखाबाद में बांध की बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक सरकारी अधिकारियों से पूछा जाए तो वो कह रहे हमारे पास बजट ही नहीं है। अगर उनके पास जाए, किसानों ने भी थोड़ी देर पहले भूख हड़ताल की थी, आंदोलन किया था, तो कहा झूठ मूठ बोल दिया। जैसे ये जुमले फेंकते हैं वैसे अधिकारी भी जुमले में शामिल हो चुके हैं। अब सरकार को सोचना यह है कि वो किसानों के साथ पिछले 10 सालों में खड़ी नहीं थे। किसानों के ऊपर जितने अत्याचार हुए आप देख रहे होंगे, सिंगू बॉर्डर पे
आपके जो है किसानों पिछला आंदोलन किया था, लगभग 750 किसानों ने उस समय अपनी शहादत दी थी। आज भी किसान बॉर्डर पे हैं और फर्रुखाबाद के किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज कहीं पे भी नहीं सुनी जा रही है। ना तो माननीय सांसद जी सुन रहे हैं और ना क्षेत्र के विधायक जी सुन रहे हैं, ना कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार है। रिश्वतखोरी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, जानवर उनकी फसलें खा रहे हैं। वैसे भी वो जो है आपकी बाढ़ से बहुत परेशान रहे हैं। बहुत सारी बातें करते हुए मैं चाहता हूं कि ये सरकार है, किसान तो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहता कि ये सरकार हो, किसान बदलाव चाहता है। विकास जी, नीरज जी ने जितने भी आरोप लगाए, जितनी भी बातें कही कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंचे लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया, कई सारी बातें भी उन्होंने बताई। विकास जी जवाब दीजिएगा। नीरज जी जिस पार्टी के जिलाध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे हैं, जरा पूछ लीजिए कि इन्हीं के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप हैं। आप देख लीजिए, और इन्हें नैतिकता के आधार पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। आप देख लीजिए किसानों के प्रदर्शन के ऊपर चंडीगढ़ में किसने लाठीचार्ज करवाया था, और चंडीगढ़ में किसकी सरकार है ये भी इन्हें बहुत अच्छे से पता है नीरज भाई को। लेकिन नीरज भाई उस विषय आवाज उठाई हो तो आप बताइएगा। आप पहले अरे भाई बीच में मत बोलिए नीरज भाई। सोनाली जी जरा इनसे आग्रह कर लीजिए कि घबराएं नहीं, डरे मत भाई, डरते बहुत है विपक्ष के नेता। सवाल जवाब करिए एक एक करके। नीरज जी वो बताइए फर्रुखाबाद की नीरज जी विकास जी जो पहले बता रहे हैं आप उसे सुन लीजिए, वो जो जवाब दे रहे हैं उसे सुन लीजिए। आपका सवाल अभी फिर से उनके सामने रखते हैं। जी विकास जी, जवाब चोर चोर मौसेरे भाई जी, पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को कोस करके आम आदमी पार्टी यहाँ पहुंची, और आज उसी कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी दूध की धुली हो गई। पंजाब के अंदर क्या स्थितियां हैं ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं सोनाली जी, और पूरा देश जानता है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर, चन्नी सहित कई नेता हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी विजिलेंस की कार्रवाई कर रही है। और चन्नी किस पार्टी के मुख्यमंत्री थे ये भी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी को बताना चाहिए, और आम आदमी पार्टी के साथी को ये भी बताना चाहिए कि इस देश में 2014 से पहले उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिस इंडी गठबंधन के ये हिस्सा हैं। क्या इनसे आप ये नहीं पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को 10वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बना दिया, और हमारा संकल्प है कि हम इस टर्म में इस देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करें। ये हमने संकल्प स्वयं से लिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है जो मुझे लगता है किसी आम आदमी पार्टी के चश्मे से आप देखेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इनकी नजर में तो कांग्रेस, कल वो जो कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी वो आज कांग्रेस दूध की धुली हो गई। तो अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं से आप इस तरीके की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज आप देख लीजिए, डेवलपमेंट के मॉडल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर सरकार चलाई, और उस डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा सरकार में आया, और केंद्र में भी हम दोबारा सरकार में आए इसी डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर। देखिए सीधी सी बात है सोनाली जी, जनता तय करती है, नेताओं के या विरोधियों के भाषणों से जनता नहीं तय करती। जनता का विवेक लगता है, जनता अपने विवेक से ये तय करती है कि उन्हें भ्रष्टाचारियों के साथ जाना है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिन्हें सर्टिफिकेट देते थे आज उनके भ्रष्टाचार पे भी आंखें मूंद लेते हैं, या उनके साथ जाना है जिसने इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प लिया है। तो ये संकल्प से सिद्धि की तरफ जाने वाला देश है, ये इनके पीछे मुड़ करके देखने वाला देश नहीं है। ये बात इनसे समझ ले। राघव दत्त जी आप जवाब दीजिएगा। संकल्प से सिद्धि की ओर देश जा रहा है, वही विपक्ष लगातार यही आरोप लगाता है कि ना ही विकास के कार्य हो रहे हैं और ना ही कोई काम हो रहा है। फर्रुखाबाद के बारे में जानते ही नहीं है। फर्रुखाबाद जब आपने तैयारी नहीं की है, फर्रुखाबाद कोई जानकारी नहीं है, तो उल जलूल बातें करने से कोई फायदा नहीं। आपने फर्रुखाबाद को बिल्कुल बना दिया है। नीरज जी अभी आपके पास एक बार फिर से श्रीमान जी मेरा धैर्य है। सोनाली जी इनसे कहिए कि इस तरीके की बातें ना करें, वरना मैं उनके ज्ञान पर अभी बहुत अच्छा खासा इन्हें समझा दूंगा। क्या इन्हें मालूम है कि फर्रुखाबाद में जिस पार्टी के साथ सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। हमारे 10 साल से पहले एक केंद्रीय विदेश मंत्री फर्रुखाबाद में सांसद थे। आप बताएंगे कि उन्होंने क्या दिया इस फर्रुखाबाद को? क्या बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो जुगलबंदी थी वो इस फर्रुखाबाद को लूटने का
काम करती रही है। नीरज जी, अपने शब्दों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो आते हैं रात 8 बजे के बाद उस कायमगंज रोड पर निकलना दूभर होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये था फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उसी का हिस्सा है ये समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। नीरज जी और विकास जी, एक सवाल हमें दूसरे से भी पूछ लेने दीजिए। दूसरे प्रवक्ता भी बैठे इंतजार कर रहे हैं, एक सवाल हम उनसे कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास वापस आते हैं। बिल्कुल, पूछिए। राघव दत्त जी, आप जवाब दीजिएगा। विकास की ओर जाने की बात कही जा रही है, लगातार सिद्धि प्राप्त हो रही है, ऐसा भी कह रहे हैं विकास जी, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो वो यही दावा करता है कि ना ही देश में विकास का काम हो रहा है, और विकास के काम के नाम पे उन्होंने जीडीपी की भी बात कही है, तो जीडीपी भी बेहतर हुआ है, वो ये दावा कर रहे हैं, और विपक्ष लगातार यही कहता है कि कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो सोनाली जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि इस जटिल समय में, जिस समय लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पूरी सरकार लामबंद है, उस जटिल समय में आप मतलब सत्ता के दूसरे लोगों को भी, मतलब सत्ता विपक्ष को भी बैठाल के क्वेश्चन कर रही हैं। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता का एक नमूना है। और मैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने जैसा कि कहा कि विकास, तो विकास मुझे तो नहीं दिखा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निचले से ऊपर स्तर के कार्यकर्ता, उनकी जेबों का विकास हुआ हो। इस कृषि प्रधान देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों का अपमान होता है। इस कृषि प्रधान देश में किसान जो नहीं चाह रहा है, सरकार वो रोकने की कोशिश कर रही है। अगर हम नहीं चाहते कि हमें आप रबड़ी दो, तो आप जबरदस्ती हमें क्यों दे रहे हो? ऐसे कानून को डेवलप क्यों कर रहे हो? स्थितियां इतनी नाजुक हैं कि अगर आप देश से शुरुआत करेंगे और धरती तक आएंगे, तो मोदी जी की मन की बात जब वो कहते हैं तो पूरा देश केवल सुनता है। उनके 2 बार के पूरे कार्यकाल में कभी भी उन्होंने पत्रकारिता से, स्वतंत्र पत्रकारिता की बात नहीं करी, मतलब मीडिया से बात नहीं करी। मीडिया से डरते नजर आते हैं प्रधान सेवक। अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने में गड्ढा मुक्त प्रदेश दे देंगे। कहाँ गड्ढा मुक्त प्रदेश है? आप बताइए हमें। भारतीय जनता पार्टी बात करती है राम की, मैं भी राम की बात करता हूं, मैं भी राम का अनुयायी हूं, मैं राम और रहीम दोनों का अनुयायी हूं। मैं राम और रहीम में बंटवारा नहीं करता हूं, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से यह प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि राम के नाम पर केवल राजनीति करेंगे या राम के नाम के आचरण को अपने अंदर समाएंगे? राम का आचरण ऐसा कार्यकाल था, बहन जी, राम का आचरण, राम का कार्यकाल ऐसा कार्यकाल था जिस समय राम का शासन चलता था उस समय देश में, मतलब उनके राज्य में एक भी शिकायत नहीं आती थी। अब प्रतिदिन थाने कोतवालियों में शिकायतें जाती हैं। पत्रकार, आज फतेहगढ़ का ही मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, पत्रकार ही सताए जा रहे हैं, पत्रकारों पे ही आलोचना आ रही है। तो उस देश में राघव दत्त जी, भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि पहले केस ही नहीं दर्ज किए जाते थे। युवाओं को रोजगार नहीं है, व्यापारी परेशान है। ऐसी सरकार है, आतताई सरकार है, जो बोलता है उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जो केवल दमदार और मजबूत लोगों को कुचलने का काम कर रही है ताकि अपना निरंकुश शासन जनता पे थोप सके। जी राघव दत्त जी, जवाब ले लें। विकास जी, जवाब दीजिएगा। कई सारे आरोप बैक टू बैक लगे। मुझे लगता है धैर्य से सुनेंगे मेरे साथी। सबसे पहली चीज तो है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को मुझे लगता है अपना शासनकाल भूलने की पुरानी आदत हो गई है। जो अपने पिता की बात नहीं मानते और सुनते हैं, वो आज समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि अपने पिताजी के हाथ में माइक छीनने वाले लोग उनके मुखिया कौन है, जरा बता दीजिए। उनके अंदर, जिनके अंदर संस्कार राम के नाम पर बात करते हैं। राघव जी, विकास जी से पहले जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद आपका फिर से सवाल सुनेंगे। आपका सवाल जो है वो उसकी लिस्ट लंबी है, वो फिर से सुनेंगे, लेकिन पहले जवाब एक का तो सुन ले, एक का जवाब जान ले, आखिर ये काम हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये जवाबदारी देने नहीं चाहते, घुमा के बातें करते हैं। अरे भाई बीच में बोल दीजिए। जवाब हम तो तय करेंगे ना, घुमा के बातें कर रहे हैं, बीच में बोलना पसंद करते हैं। मैं कितना बीच में बोलता हूँ नीरज भाई, आपके धैर्य रखिए ना। ये धैर्य आपके पास है ही नहीं, पूरे इंडी गठबंधन के पास धैर्य नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि इनके पांव
इनके कंठ तक ये भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं। इनको पता है कि जनता के बीच इनकी कलई खुल चुकी है और अब कलई और खुलने वाली है। जब जब आप डिबेट में बैठेंगे आपकी कलई खुलेगी। और बर्दाश्त के साथ सुनिए कि आपने क्या किया इस देश में। आज आपने 60-60, 50-50 साल इस देश में और प्रदेश में सरकारें चलाई हैं। ऐसी सरकारें चलाई हैं कि जब आपका सजाती है जवाहर बाग में बैठ करके दर्जनों पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलवा देते थे और पुलिस वालों के हाथ बांध दिए जाते थे कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। वो आपको हजरतगंज की घटना याद होगी सोनाली जी, जब एक सीओ के ऊपर समाजवादी पार्टी का गुंडा गाड़ी चढ़ा देता था, एक सीओ के ऊपर। ये आलम था उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय योगी जी की सरकार आने से पहले ये बात करते हैं। फर्रुखाबाद के अंदर आप बात कर लीजिए, फर्रुखाबाद में कायमगंज रोड पर आप चले जाइए, शाम 6 बजे और 6 बजे के बाद जाना दूर होता था, जाना दूर बात हो रही है। बात करते विकास जी सुनिए, ध्यान से सुनिए सोनाली जी, मेरा ऐसे लोगों को डिबेट में मत बैठाइए कि जो केवल बोलना जानते हो। विकास जी और राघव दत्त जी, किसानों की बात आप लोग बार बार लेकर के आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं आखिर। विकास जी और राघव दत्त जी, बोलने के अलावा सुनने की भी आदत डालिए। विकास जी और राघव दत्त जी, जब आप लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं तो आपने उनकी अपने और पिताजी दूसरों की की क्या सुनी होती, सुनेंगे? चाचा की सुनी होती तो पार्टी की ये गति नहीं हुई होती। विकास जी और राघव दत्त जी, आप लोग लगातार किसानों की बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, परेशानों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज डिबेट में केवल यही लोग मौजूद नहीं है, उसके साथ साथ जिनकी समस्याएं हैं वो भी मौजूद हैं। तो हम बात तो किसानों की कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट नरेंद्र सोमवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं आखिर कि कितना मिला, कितना नहीं मिला, किस चीज से परेशान है वो। जी नरेंद्र जी बताइए। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो किसान हित में आपने जो है हमें बिठाने का जो मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अभी नीरज जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बात फर्रुखाबाद की हो, किसानों की बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो हमारे मित्र जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप भी फर्रुखाबाद जनपद के निवासी हैं तो बात फर्रुखाबाद की हो जाए। अगर बात किसानों की हो रही है तो मैं जानता हूँ जो विकास जी है उनका गांव जो है वो हमारे गंगा पार क्षेत्र में ही है और गंगा जी बिल्कुल उनके करीब में। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो बांध की समस्या है, इसमें बिल्कुल भी दोहराए नहीं है। अगर बांध गंगा पार का बन जाता है, और मैंने गंगा पार के लिए नहीं कहा, दोनों तरफ का जो बजट मांगा गया है, जो सर्वे का बजट है वो 1 करोड़ 29 लाख रुपए जो है यहाँ से सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे के लिए मांगा गया। तो आज चिंता का विषय होता, कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके बीच में ये बात नहीं रखी गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि 10 दिन तक धरना चलता रहा, 10 दिन तक आंदोलन रहा, और उस आंदोलन में विधायक जी भी आए जो कि उसी विधानसभा के विधायक हैं जहाँ पे सैलाब सबसे ज्यादा रहता है। वो विधायक जी का भी आगमन हुआ था, वहाँ पर एडीएम साहब और सीओ सिटी से लेकर के और सीओ अमृतपुर सभी थे वहाँ पर। और उसके बाद में भी ये वार्ता तय हुई थी, माननीय सांसद जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात कराई जाएगी, किसानों की मुलाकात कराई जाएगी और ज्ञापन दिया जाएगा और कुछ घोषणाएं कराई जाएंगी। और ये विश्वास में लेकर के वादा किया गया था और ये ऑन रिकॉर्ड वादा था, एलआईयू के सामने, मीडिया के सामने और सारे किसानों के सामने ये वादा किया था। जिले स्तर की नहीं है, पूरे प्रदेश स्तर की महापंचायत थी किसानों की। किंतु उस वादे को दरकिनार करते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो किसी किसान को मिलने नहीं दिया गया, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सबको बंद कर दिया गया और ये कह दिया गया कि किसान मिल नहीं सकते। तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन भानु गुट एक ऐसा गुट है, जब आप संकट की स्थितियों में जूझ रहे थे और तब जाकर सारे संगठन आपका विरोध कर रहे थे, तो एकमात्र संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु गुट था जिसने सरकार का समर्थन किया था और कहा था कि अगर वहाँ झंडा बदला जा रहा है तो गलत है, अगर पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं तो गलत है। और हम लोग राजनाथ सिंह के कहने पर विकास जी नरेंद्र सोमवंशी जी की सवालों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि बेहतर तरीके से ये सारे सवाल तो आप ही से किए गए हैं, जवाब भी आप ही दे सकते हैं। किसानों की लगातार बात हो रही थी तो वो जी देखिए 2-3 चीजें हमारे सम्मानित साथी नरेंद्र भाई ने कही। मुझे लगता है कि मुझे गंगा पार का स्मरण करा के उन्होंने 2-3 चीजें बहुत अच्छी बताई हैं। जिस गांव से मैं आता हूं आपको ये मालूम हो कि सोता नाला पड़ता है जो गंगा जी से निकला हुआ है, वो जब बाढ़ग्रस्त इलाका होता है तो वहां पर पत्थर डलवाने का काम, सबसे पहले वहां पर पत्थर से बाउंड्री कराने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे आदरणीय स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने किया था। क्या मुझे बता सकते हैं इससे पहले भी समाजवादी पार्टी का विधायक रहा है वहां पर, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार रही है, क्या बताएंगे हमारे नरेंद्र भाई कि समाजवादी पार्टी ने
कितना आश्वासन देकर के कितना काम किया। दूसरी चीज, जब आप किसानों की सोनाली जी बात करती हैं तो समग्रता के साथ चीजों को देखने की जरूरत होती है। ये वही किसान है जिन किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी डीएपी खाद ले जाने के लिए। आज किसानों को समुचित उचित मात्रा में खाद उपलब्ध हो रही है। ये बहुत बड़ा विषय है जो मुझे लगता है कि हमारे सम्मानित साथी नरेंद्र भाई भी महसूस करेंगे। दो तीन चीजें और हैं। मुझे लगता है कि आपने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बनाया है उसे बनाए रखने का भी काम करिए, क्योंकि ये मान लीजिए कि आज नरेंद्र मोदी जी ने, आप गेहूं को उठा करके देख लीजिए, 2014 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1363 रुपए या 64 रुपए था। आज वो जाकर के 2400 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य है। लगभग 70% से ज्यादा की वृद्धि 10 साल के अंदर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य पर की है। ऐसे ही आप चाहे गन्ना उठा करके देख लीजिए, चाहे आप धान उठा करके देख लीजिए, तमाम दलहन की तो फसलें ऐसी हैं जिनमें 2-2% तक की वृद्धि हुई है हमारी सरकार के अंदर। ये सारे के सारे फैसले किसके लिए हैं? क्या किसानों के हित में नहीं है नरेंद्र? विकास जी, सवाल तो यही है ना। बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ देश आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। फर्रुखाबाद से ही वो पहला जनपद है पूरे देश के अंदर जो केसीसी समेत तमाम तरीके के लोन को एक पोर्टल के माध्यम से 10 मिनट के अंदर स्वीकृत करने के लिए सवाल यही है कि जब इतना कुछ सरकार दे रही है उसके बाद भी किसान क्यों खुश नहीं है? आप खुद देख रहे हैं कि किसान खुश नहीं है, वो कुछ और डिमांड कर रहा है, डिमांड कुछ और पूरी हो रही है, जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से वो उसके बाद भी नाखुश ही नजर आ रहा है। तो सवाल तो यही है ना कि आखिर नाखुश क्यों है? नहीं उठता कारण मैं फिर कहूँ आपसे सोनाली जी, आप देख लीजिए कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 के चुनाव में लगभग हमें 43% से ज्यादा वोट शेयर मिला। और मैं आपको हैरान करने वाली बात बताऊं, जितने भी ग्रामीण अंचलों की सीटें थी उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल की, प्रचंड वोटों के साथ। क्या किसान के बगैर समर्थन के संभव था? नहीं संभव था। सोनाली जी, यथार्थ में समझिए कि हम दे रहे हैं और जनता को ये विश्वास है कि हम ही कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। ये जो विश्वास देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जनता का है, ये बहुत बड़ा विश्वास बनकर के 2024 में सामने खड़ा है। दूसरी चीज, कई ऐसी चीजें हैं जैसे सिंगू बॉर्डर का भी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे। कई चीजें होती हैं जिन्हें धरातल पर समझने की भी आता होती है नरेंद्र भाई, और धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा, नेताओं से ज्यादा चीजों को कोई नहीं समझ सकता। आप सिंधु बॉर्डर के ऊपर लेकर आए एमएसपी को गारंटी कानून में बदला जाए। गारंटी कानून में बदलने के लिए सरकार का 17 वर्षन हो चुका था, इसलिए सरकार वो फैसला नहीं कर सकती थी। ये यथार्थ में चीजें किसानों को कन्वे की गई और बाकायदा वार्ता की गई। आप याद कर लीजिए, मेरठ 1993 में मेरठ के अंदर किसानों ने प्रदर्शन किया और 2 दर्जन से ज्यादा किसान मारे गए। किसकी सरकार थी 1993 में उत्तर प्रदेश के अंदर? जरा बताएंगे हमारे सम्मानित साथी। 2 दर्जन से ज्यादा किसान, उन्हें प्रदर्शन की कीमत चुकानी पड़ी और 2 दर्जन किसान गोलियों से भून दिए गए। 2 दर्जन से ज्यादा किसान। इसका जवाब तो राघव जी ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम विमलेश जी से एक सवाल कर लेते हैं। विमलेश जी, हमारा सवाल यही है कि लगातार अभी आपने पूरी जो कन्वर्सेशन थी, पूरा जो डिबेट है, वो सारी चीजें आपने सुनी। इसमें बार बार बात ये भी हो रही थी कि धर्म के नाम पर राजनीति करके वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर बना, उसको भी राजनीति के तहत ही लिया जा रहा है और राजनीति के चश्मे से ही देखा जा रहा है। आप इस पे जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में विपक्ष सत्य कह रहा है कि राजनीति हो रही है और राजनीति और धर्म के नाम पर ही वोट बटोरने की भी कोशिश हो रही है? जी, पहले तो आप सभी को जय श्री राम। और मेरी आवाज आ रही है बहन जी? जी बताइए। आ रही। देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज को जानना चाहते हैं कि आज डिबेट जो हो रही है हमारे फर्रुखाबाद जिले की हो रही है या प्रदेश स्तर से हो रही है या केंद्र स्तर, कहाँ से हो रही है? हम लोग बात किस बात की कर रहे हैं? मुझे तो जो जानकारी मिली थी कि फर्रुखाबाद जिले की बात होगी और राजनीति हो रही है हमारी केंद्र स्तर की। तो हमें बात फर्रुखाबाद की करनी है या केंद्र की करनी है? हमें दोनों ही बातें करनी है, हमें दोनों ही बातें करनी है विमलेश जी, क्योंकि बात तो हम लोकसभा की ही कर रहे हैं ना, और बात तो हम किसानों की ही कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में क्यों विकास नहीं हुआ, तो सरकार ही तो जवाब देगी ना कि विकास हुआ तो क्यों नहीं हुआ आखिर। जी ठीक है, मैं अपने मित्र विकास पांडे जी से मैं भी एक क्वेश्चन चाहता हूँ, क्योंकि फर्रुखाबाद की बात कर रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विकास किया, माननीय योगी जी ने बहुत विकास किया और प्रदेश और राज्य और जिलों में किया होगा और प्रदेशों में किया होगा। मैं फर्रुखाबाद की बात से शुरुआत करता हूँ।
फर्रुखाबाद में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दिवाली पे कहा था कि गड्ढा मुक्त पूरा जनपद होगा, एक भी ऐसा जो फर्रुखाबाद जिले की जो में जैसे हम एंट्री करते हैं, कोई भी एक जी विमलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। जी जी, लगातार मेरा को प्रश्न यही रहा है कि फर्रुखाबाद में क्या हुआ। आप अभी आपके जो पत्रकार भाई यहाँ हमारे फर्रुखाबाद जनपद में हैं, उनसे पूछिएगा कि विमलेश जी, राघव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार उनकी भी सुन लेते हैं, जरा वापस से आपके पास लौट के आते हैं। जी राघव जी बताइए। सोनाली जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज वो किसानों को संतुष्ट करने के लिए जो झूठी बातें यहाँ कर रहे हैं, उन्हें याद है उनके मंत्री के बेटे ने किसान को लोन दिया था। उन्हें याद है कि किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर कब तक जूझना पड़ा। उन्हें याद है कि ये कृषि प्रधान देश है और फर्रुखाबाद में किसानों का अपमान होना, ये मैसेज भी पूरे भारत में जाएगा। अगर ये मैसेज जाएगा कि यहाँ से कोई योजना शुरू हो रही है, तो ये मैसेज भी जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों का अपमान यहाँ से करना शुरू कर दिया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहता हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि क्या किया समाजवादी पार्टी ने, तो मैं बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी ने गंगा जी का पुल दिया, वो पुल दिया, लोहिया जी ने उस पुल को बनवाया और उस पुल का क्राइटेरिया, मैडम मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उस पुल की मरम्मत नहीं हो हम समझ रहे हैं विमलेश जी, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले कई और सवाल उठने लगे। राघव दत्त जी मैडम उन सवालों का भी जवाब मैं देने चाह रहा हूँ। राघव दत्त जी आप मेरी बात भी सुनेंगे। हमारे मित्र राघव जी जो कह रहे हैं, हमारे मित्र राघव जी जो कह रहे हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर की भी बात की थी कि मेरे राघव दत्त जी ये सही इंप्रेशन नहीं जाता है इससे। राघव दत्त जी आप बात नहीं सुन रहे किसी और की भी। ये तो गलत बात है ना, दूसरे की बात सुनिए ना, बात मुद्दा। राघव दत्त जी आपसे बाकी के लोग भी कह रहे हैं, आप दूसरों की बात सुनिए, आपसे हम कह रहे हैं आप दूसरों की बात सुनिए। इनकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है ना। यही स्थितियां हैं देश की। राघव दत्त जी सपा की सरकार में कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैडम जी जरा इनको रोकिए, जरा हमारा भी क्वेश्चन है ना, इनसे जो बताएं उसका जवाब तो दे राघव जी। बढ़ाया जाएगा और जनता इसका जवाब देगी। विमलेश जी बोल लेने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि जनता क्या जवाब देगी और क्या जवाब नहीं देगी, या इससे पहले सपा की सरकार में जनता ने क्या जवाब दिया है, पिछले चुनाव में जनता ने क्या जवाब दिया है सपा की सरकार को। राघव दत्त जी आपको डिबेट में बाकी लोगों की भी बातें सुननी है। जी अगर कोई सवाल कर रहा है, किसी को मौका दिया गया है बोलने के लिए, तो आपको उनकी भी बातें सुननी है। आप केवल अपनी बात कैसे कह सकते हैं, जब आप दूसरों की सुन नहीं सकते हैं तो सवाल कैसे कर सकते हैं इतने सारे। विमलेश जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी मैडम ये जनता के क्वेश्चन है जो ये लोग पूछने नहीं देते हैं। राघव दत्त जी हम कह रहे हैं ना, आपको मौका दिया जाएगा, हम तो चर्चा करने के लिए बैठे ही इसीलिए। ये भी फोटो की बातें होंगे, लेकिन ये कहना नहीं चाहते कि माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में। विमलेश जी आप अपना सवाल बाद में पूछिएगा, पहले हम जवाब लेते हैं। विकास जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि अभी आपने सुना एक के बाद कितने आरोप लगे हैं। राघव दत्त जी ने एक सवाल नहीं उठाए, कई सारे सवाल उठाए। विकास जी जवाब दीजिए। देखिए जी सोनाली जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से सारे हमारे पैनलिस्ट से धैर्य से सुने, एक दूसरे को सुने और मुझे भी थोड़ा धैर्य के साथ सुन लें, है ना, नोट करके रखें, जो जवाब देना हो बाद में दे लें। पहली चीज, हमारे राघव दत्त जी कहते हैं कि जिनकी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया कहां से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं। क्या दिया किसानों को? 1993 में लाठीचार्ज दिया जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा किसान मारे गए। उसके बाद आ जाइए
श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में आप कह रहे हो कि हमने गंगा जी का पुल दिया। अरे भाई ये भी बता दीजिए कि वो केंद्र सरकार ने दिया था और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय दिया था। तो आप लोग आपस में ये तय कर लीजिए कि वो दिया किसने था, पहले तो आप लोग आपस में ये तय कर लीजिए। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अन्य चीजों की तरफ भी जाना बहुत जरूरी होता है। आप फर्रुखाबाद को गड्ढे की बात करते हो, आज फर्रुखाबाद आदरणीय बंधुवर सुन लो भाई, धैर्य से सुन लो, डरो मत भाई, दो मिनट धैर्य से सुन लो, जानकारी को समुचित बगैर डरे मुझे धैर्य से सुन लो मेरे भाई, डिबेट खराब हो रही है। राघव दत्त जी, लोग देखेंगे तो उन्हें भी पता लगना चाहिए। अरे भाई जी सोनाली जी मैं बोलूं? जी विकास जी बताइए। धन्यवाद। कोई सुनने वाले नहीं है पांडे जी, विकास दिया जो कोई सुनने वाले नहीं है ना। कोई बात नहीं। दो तीन चीजें मैं बुनियादी तौर पे बता दूं। उसी फर्रुखाबाद में मैं भी रहता हूँ, उसी फर्रुखाबाद में बिमलेश जी भी रहते हैं, उसी फर्रुखाबाद में राघव जी भी रहते हैं और उसी फर्रुखाबाद में नीरज जी भी रहते हैं। सारे लोग हम फर्रुखाबाद के निवास करते हैं और फर्रुखाबाद में रहने वाले। आप 2017 से पहले फर्रुखाबाद की दशा का मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। आप चले जाइए फर्रुखाबाद में, जो मंडी रोड आज सीसी बन करके तैयार हो रही है, सीसी रोड, क्या कभी इससे पहले सीसी रोड बनाने का प्रयास हुआ उस मंडी रोड को? जिस मंडी रोड पर आलू मंडी है और एशिया की दूसरी या पहली सबसे बड़ी आलू मंडी कहेंगे उसे आप, कभी नहीं हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में। दूसरी चीज बीच में बोलेंगे सोनाली जी, मेरा आग्रह है, मेरा विषय नहीं आ पाएगा, मेरी बात नहीं आ पाएगी, जवाब तो सुनिए राघव जी, विमलेश जी जवाब सुन लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए ना। मेरा धैर्य के साथ आग्रह है। मुझे लगता है एसी कमरों में बैठ करके राजनीति करने वाले लोग कभी निकलते नहीं है। निकल करके देखिए, जो घटिया घाट जा रही है रोड, वो सीसी रोड बन करके तैयार हो रही है। आप निकलते ही नहीं है कभी। आप निकल करके देखिए, आज बाया शमशाबाद और नवाबगंज होते हुए, संकिसा होते हुए स्टेट हाईवे सैंक्शन हुआ है। पेट का पानी नहीं मिलेगा राघव जी, अपनी गाड़ी सरपट दौड़ाते हुए लिए जाइएगा। वो स्टेट हाईवे फर्रुखाबाद से होकर के दिया, किसने दिया? हमारी माननीय योगी जी की सरकार ने दिया। आप समाजवादी पार्टी में होता क्या था मैं बताता हूं। हमारे यहाँ एक जगह है जसमई, जो हमारे सारे पैनलिस्ट जानते होंगे। रात 6 बजे के बाद आदमी नहीं निकलता था, औरतों और महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े राहजनी हो जाया करती थी। ये एक उद्योग था समाजवादी पार्टी की सरकार में फर्रुखाबाद के अंदर, जो बड़ा तेजी से फला फूला। और ये अभी बात कर रहे थे कि जेमें भरने की, तो जेमें कैसे भरी गई थी ये जरा पूछ लीजिए इनसे कि यही फर्रुखाबाद के अंदर थाने गिरमी रख दिए जाते थे, गोलियां लगती थी, एसपी को जूतों से पिटवाते थे समाजवादी पार्टी के नेता। आप याद कर लीजिए, आप प्रोत्साहन देते थे और एसपी को जूतों से मारा गया इसी फर्रुखाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो ये समाजवादी पार्टी ने दिया है इस प्रदेश को अराजकता, गुंडावाद और अव्यवस्था का माहौल दिया इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और फर्रुखाबाद को क्या दिया? अभी बड़े गाजे वाजे से कह रहे थे एक्सप्रेसवे चिल्ला रहे थे। अरे भाई 4 विधायक थे इनके, सोनाली जी थी फर्रुखाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी के, और चारों विधायक मौन धारण किए रहे। और हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने ही जनपदों से 17 जगह घुमा घुमा के एक्सप्रेसवे निकाल दिया, लेकिन चिंता नहीं की किसी ने फर्रुखाबाद की कि वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जरा एक फर्रुखाबाद से भी जोड़ दिया जाए। आज योगी जी ने पहल की और फर्रुखाबाद को एक बड़ा एक्सप्रेसवे देने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के चश्मे से ये सब देखने और समझने में नहीं आएगा। इसका निर्णय जनता करती है और जनता जनार्दन ने निर्णय कर दिया। जवाब लेते हैं विकास जी, आप जवाब पूछते हैं ना। 2017 में भी किया और 2022 में भी किया। जी राघव दत्त जी आप बताइएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या कुछ होता था। ये विकास जी लगातार बता रहे हैं कि गुंडावाद की सरकार थी, किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, क्या कुछ होता था, वो उन्होंने सारे आरोप लगा दिए। अब आप जवाब दीजिए, पूरी तरीके से आप फ्री हैं। कृषि प्रधान देश में फर्रुखाबाद में किसानों का अपमान क्यों हुआ, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो बता रहे थे जसमई में लूट हो जाती थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि अंडरपास बना हुआ है, वो पानी से भर जाता है, फर्रुखाबाद के लोग निकल नहीं पाते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि फर्रुखाबाद का आलू का काम नंबर 1 था, लेकिन यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे जो गंगा के किनारे किनारे शहरों में निकलना था, वो फर्रुखाबाद से सुरेश खन्ना जी छीन के ले गए और शाहजहांपुर में बना रहे हैं। फर्रुखाबाद की जनता को छलने का काम किया।
4 विधायक, 1 सांसद, 1 जिला पंचायत। सोनाली जी, इनके शासनकाल में इन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया। जरा पूछ लीजिए वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे केवल एटा, इटावा और मैनपुरी के जनपदों से क्यों घुमा घुमा के निकाल दिया। तब किसी समाजवादी पार्टी के नेता को याद नहीं आई फर्रुखाबाद की। आज जब विपक्ष की हवा खाने के लिए जनता ने आपको भेज दिया है, तब आपको फर्रुखाबाद और किसान का राग अलाप रहे हैं। जब सत्ता में आएंगे तो मलाई खाएंगे, एसी में कमरों में बैठ के गुलछर्रे उड़ाएंगे, और आज जब सत्ता से बाहर जनता ने आपको कर दिया, तब आपको जनता याद आ रही है। अरे भाई, इस जनता ने परमानेंट आपका टिकट काट दिया है लोकसभा चुनाव में। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत नहीं बचेगी। आपको ढूंढे अपना कोई कार्यकर्ता प्रत्याशी नहीं मिला, बाहर से लाकर के आपने प्रत्याशी उतार दिया यहाँ पर, और आज समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा, न कार्यकर्ता बचा है, न कैडर बचा है, और न नेता बचे हैं समाजवादी पार्टी के पास। विमलेश जी, राघव जी और विकास जी, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। नंबर और नाम बदलने से सरकार नहीं चलती। विकास जी और राघव जी, विमलेश जी कुछ कह रहे थे, बीच में उन्हें हमने रोक दिया था। जी विमलेश जी बताइए। मैडम, मैं बोल रहा था कि फर्रुखाबाद के विकास की बात होनी चाहिए। फर्रुखाबाद में भी तो हम लोग रहते हैं ना। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी फर्रुखाबाद में आए, उन्होंने सौगात दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के नेताओं को काम करना चाहिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय नहीं देखेंगे फर्रुखाबाद को, तो हमारे जो लोकल के नेता हैं, हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, इनका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि फर्रुखाबाद को देखें। मैंने बोला था कि रामनगरिया हमारे यहाँ मिनी कुंभ होता है, वो रामनगरिया जब मेरी चल रही थी तब वो सड़क पूरी टूटी पड़ी थी। गंगा जी रोड जो जाता है हमारा, एक साइड बना दी, एक साइड बिल्कुल बेकार पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता, उस रात में सड़क बनती है। पिछले 3 महीने सड़क टूटी पड़ी थी। हमारे यहाँ के लोकल के जो विधायक माननीय सांसद जी हैं, वो क्या कर रहे थे जी? हमारे पांडे जी अभी कह रहे थे कि मंडी रोड हमने सीसी बना दिया है। कितने दिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इसमें सबसे बड़ी गलती समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको जनता का दिल जीतना है, आपको राजनीति करनी है, तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा। आप भी तो अपने घर में एसीओ में बैठे हुए हैं ना जी, आप कहाँ निकल के आते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी, विमलेश जी, हमने आपकी बातें सुनी। रोड के लिए माननीय सांसद ने, विमलेश जी, हमने आपकी बात सुन ली। आपके फर्रुखाबाद में विकास नहीं हुआ, आप केवल एक सरकार से नहीं बल्कि सपा की सरकार से भी नाखुश नजर आ रहे हैं। नीरज जी, आप जवाब दीजिएगा कि ये दोनों ही सरकारें ऐसी हैं और गठबंधन में आप हैं। सोनाली जी, अभी जो पांडे जी कह रहे थे मंडी रोड जी, मैं उसी मंडी रोड की बात करता हूँ अकेले जी। मंडी रोड सेंट्रल जेल से लेकर के ITI चौराहे तक जाता है। आज इस सरकार ने क्या किया है कि पिछले 10 सालों में उसके खड्डे नहीं बन पाए। जिस RCC रोड की बात कर रहे हैं, जब आप सेंट्रल जेल चलते हैं तो सबसे पहले थोड़ी देर के RCC आती है, फिर डामर रोड आता है, फिर RCC आती है, फिर डामर रोड आता है, फिर RCC आती है, फिर डामर रोड आता है, फिर RCC फिर डामर रोड आता है। कहीं वो तहसील का बना है, कहीं सारे आप भी सपा की संगत से गुड़ जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और सपा की संगत में आकर के वैसी हो गई है। कहीं वो अखाड़े फिरता है, कहीं जाकर के वो डामर हो जाता है। क्वेश्चन है कि आप आज तक तो रोड पे नजर आए नहीं है। हम लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, चाहे वो भाजपा से लड़ना पड़ा हो, चाहे किसी मीडिया वाले के माध्यम से, किसी भाई के माध्यम से बयान दिया गया हो, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तब वो रोड जाके बना है, लेकिन बन गया है। आप लोग को भी अपनी एसी से बाहर निकल के आए नहीं है। समाज सेवी जी प्रश्न उठा रहे थे, है ना, कि रामनगरिया का मेला जो मिनी कुंभ माना जाता था, आपका रामगंगा का पुल उसमें टूटा हुआ था, मिला और पूरा मिनी कुंभ माना जाता था, नहीं माना जाता है। महोदय, अपनी बात को सुधारिए। हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा मिनी कुंभ लगता है, वो माना जाता है और हमेशा माना जाएगा। आपने जितने भी जवाब दिए, एक में भी फर्रुखाबाद की जवाब नहीं था। आपने किसान नेताजी से एक भी शब्द नहीं पूछा और एक भी सवाल का उनका जवाब नहीं दिया। आप विवेक जी, विकास जी से आपने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आप आम आदमी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं पैनल में, आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई आप बता देना। कितना आप सड़क पे आए, कितना आपने प्रदर्शन किया। अगर रोड नहीं बन रहे तो आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है प्रदर्शन के लिए। आप कितना निकल के आए, जनता को आप क्या बताएंगे और किस मुंह से आप चुनाव में आएंगे? के अंदर हमारे नेता
और आपके जो प्रवक्ता है भाजपा के वो मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमें किसानों की आवाज सुननी चाहिए। हमें लगता है इसके बाद किसान नेताजी को बोलने का समय देना चाहिए और ये तो जवाब देंगे नहीं। तो इसका मतलब यही है ना कि इसके बाद अगर आपकी सरकार आती है, अगर किसी और कोई और सरकार अगर आ जाती है तो किसान जितने भी डिमांड कर रहे हैं वो सब पूरे कर दिए जाएंगे। सबसे पहले विकास जी आप जवाब दीजिएगा। मैडम एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। से ही सवाल पूछेगी तो हम ये सवाल करने तो दीजिए। आप लोग शांत तो हो जाइए। अब इतने सारे सवाल कर दिए तो उनका जवाब कौन देगा? आखिर आप तो गठबंधन में है, जवाब तो लीजिए। मेरा सवाल मुझे मैडम एक मिनट का टाइम और दीजिए मुझे। किसानों की बात को क्यों दबाया जाता है? माननीय मुख्यमंत्री जी किसान की बात क्यों नहीं? आपने सवाल कर दिया, आप जवाब तो सुनिए कि क्यों दबाया जाता है, क्या किया जाता है, उनका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके मुद्दे सुने जा रहे हैं नहीं सुने जा रहे हैं। जवाब तो सुनिए आप। जी विकास जी। देखिए सोनाली जी, बहुत व्यापक परिदृश्य में देखने की आवश्यकता है चीजों को। भारतीय राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देख लीजिए कि राजनीति में किसानों की राजनीति करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। किसानों का कितना भला किया गया उन सरकारों में, जरा एक बार आप प्रीवियस आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। पहली बार बार हो रही है विकास। मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिया गया था हमारे किसान भाइयों को, तो उनको मिलवाना चाहिए था। यहाँ के नेताओं ने बहुत गलत किया है, ऐसा किसानों के साथ नहीं करना चाहिए जी। उनको आश्वासन दिया गया था, ये बहुत ही गलत बात है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे नरेंद्र भाई कई दिनों से वहां बैठे थे भूख हड़ताल पे, उनका सम्मान करना चाहिए था। हमारे किसान है, हमारा किसान प्रधान देश है, ऐसे किसानों की दुर्दशा करना अच्छी बात नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ कृषियों का सम्मान करने वाला देश है जी। इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों से भी चलती है और उसी देश में आप किसानों का अपमान करते हो। राघव जी, किसानों का अपमान हो रहा है, इसीलिए तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना। राघव जी इतना अपमान हो रहा है, इसीलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना कि आपकी अगर सरकार आती है तो बताइए किसानों के साथ क्या किया जाएगा। झूठे प्रलोभनों में तो भाई राघव जी, आपकी सरकार में तो किसानों को और ज्यादा दबा सुनने का तो मेरा भी पक्ष ले लिया जाए। शुरू कर दीजिए। राघव जी, आप जवाब तो सुनते ही नहीं है, आपको जवाब सुनना ही नहीं है, आपको केवल अपनी कहनी है। कितना समर्थन किया है किसानों का? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुझे बताते हैं कि कौआ हमारी नाक ले गया इसलिए तुम्हारी नाक ले गया। जवाब दीजिए ना, सरकार से क्यों नहीं दे पाए? आप जवाब दीजिए, रोजगार कितना दिया? नरेंद्र भाई का सबसे बढ़िया सवाल है, किसानों जो किसान नेता थे हमारे, उन्हें मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं मिलने दिया गया? बाकी तो सपा के लोग जो कह रहे हैं, आम पार्टी के बाद लोग कह रहे हैं, ये तो बिन फालतू की बातें हैं, क्योंकि इनकी सरकार में इनने क्या किया? तो कुल मिला के फर्रुखाबाद की और किसानों की ही बात हो रही है। कुल मिला के उसी का तो जवाब लेना है ना। जवाब तो सुनिए आप लोग। राघव जी, विमलेश जी, जवाब तो सुन लीजिए आखिर कि किस तरह से किसानों का भला होगा। अगर इस सरकार में भला नहीं हो पा रहा है तो इसके बाद जो सरकार अगर आएगी, अगर आप जीत जाते तो इसका मतलब किसानों का 100% जितने भी डिमांड है वो सारे पूरे कर दिए जाएंगे। अब जवाब तो सुनिए। विकास जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं फिर कहता हूं आपसे कि आप इंडी गठबंधन के जहां जहां सरकारें हैं वहां उठा करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किसानों के साथ क्या होता है, वास्तविकता में स्थितियां क्या हैं। और दूसरी बड़ी चीज मैं फिर कहता हूं आपको, अगर आप फर्रुखाबाद की बात करते तो हम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को किसान सम्मान निधि इस फर्रुखाबाद में दे रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जरा पूछिए उस किसान से जो छोटी जोत का किसान होता है, नरेंद्र भाई जानते समझते होंगे, उसके लिए 6,000 रुपए बड़े मायने रखते हैं। तो ये समझने का प्रयास करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरी बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, नैनो एरिया की बात आप कर लीजिए, चाहे सॉइल टेस्टिंग की बात कर लीजिए और चाहे सोलर पंप की बात कर लीजिए। हम किसी भी योजना को लागू करने के बाद उसे ठंडे बस्ते में नहीं डालते, हम उस योजना को जनता के बीच लेकर के जाते हैं। इसी फर्रुखाबाद के अंदर 4,500 से ज्यादा किसानों को सोलर पंप देने जा रहे हैं। एक एक करके नीरज जी, राघव जी, एक एक करके अपने सवाल रखिए। आप गठबंधन में हैं, आपके सवाल सेम है, लेकिन जवाब देने वाला इकलौता है और वो एक एक करके ही जवाब देगा। एक एक करके सवाल करिए। पता कैसे चलेगा आखिर देश की जनता को, फर्रुखाबाद की जनता को आखिर कैसे पता चलेगा कि आप उनकी समस्याओं को लेकर के आगे आए हैं?
आप उसका जवाब मांग रहे हैं कि आखिर सरकार ने ये काम किया तो क्यों नहीं किया? जी बताइए नरेंद्र सोमवंशी जी। जी हमारा एक ही क्वेश्चन है कि हमें विकास जी द्वारा ये बता दिया जाए, दुनिया की बातों पर मत बात करें, तो हमें ये बताएं कि जब उनके सांसद जी द्वारा हमको ये आश्वासन दिया गया था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारा ज्ञापन पहुंचवाएंगे, हमको मिलवाएंगे, किसानों की बात वहां रखी जाएगी, 3 नाम लिए गए थे, विधायक जी द्वारा भी आश्वासन दिया गया, फिर वादा खिलाफी किसानों के साथ क्यों की गई? किसानों के घर पे पुलिस क्यों भेजी गई? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। भाजपा के प्रवक्ता जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे पूछता हूं, भारतीय किसान यूनियन भानु गुट जो है सरकार से समर्थित रहा, मदद की सरकार की, फिर सरकार ने उनका अपमान क्यों किया? ये सवाल का जवाब दें, दुनिया की बातें मत बताएं उन्होंने क्या करवाया क्या नहीं कराया। बस यही हम आखिरी जवाब भी यही चाहते हैं कि आखिर जी विकास जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि नरेंद्र सोमवंशी जी ने जितने सवाल किए वो लगातार यही सवाल कर रहे हैं, आज से नहीं कई दिनों से ये सवाल किए जा रहे हैं। देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि नरेंद्र भाई जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए चीजों को लेकर के। क्या माननीय मुख्यमंत्री या सीधे प्रधानमंत्री से, जैसे आपको याद हो सिंधु बॉर्डर पे जब सम्मानित किसान बंधु बैठे हुए थे तो केवल एक जिद पकड़ करके चीजें नहीं होती हैं कि आपको केवल प्रधानमंत्री से मिलना है। मेरी बात को सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद आराम से बीच में बोल लीजिएगा। मैं तो आप केवल जिद पकड़ करके नहीं बैठ सकते कि माननीय प्रधानमंत्री जी से ही मिलना है मेरे को, और माननीय प्रधानमंत्री जी ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे, ना कृषि मंत्री करेगा, ना अन्य जो सरकार की तरफ से पैनल भेजा जा रहा है ना वो करेगा। तो ना ही आप विधायक सांसद से बात करने को तैयार हैं, आपको सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करनी है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सरकारी कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए बाकायदा उसका मिनट टू मिनट एक चार्ट आया होगा जिसका मुझे लगता है कि शासन प्रशासन के स्तर पर इंप्लीमेंट होता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलकर के एक बहुत बड़े औहदे पे माननीय मुख्यमंत्री होते हैं जिनका ये कार्यक्रम था। मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के विषयों का समायोजन हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के बीच में जो समय है उसका साइज सेटलमेंट ना हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 कार्यक्रम थे उसी दिन में, उन्नाव, बरेली और फर्रुखाबाद, तो 3 जगह उन्हें कार्यक्रम करने थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समय अभाव की वजह से होगा। दूसरी चीज जी विकास जी, इसका मतलब ये है कि जो सौगातें दी गई वो तो ठीक है, लेकिन जो मिलने की डिमांड की जा रही है लगातार कि उन्हें किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है, उनसे अपनी समस्याएं बतानी है, तो ये जो मेन मुद्दा है वही बीच में अब बच गया है कि ये जो डिमांड है क्या वाकई में पूरी होती है या नहीं होती है, जो इनकी समस्याएं हैं वो सुनी जाती हैं या नहीं सुनी जाती है। क्योंकि सूबे के मुखिया का तो यही कहना है कि जो भी उनके सामने समस्या लेकर के आएगा उसका समाधान अवश्य होगा। तो ये जो समस्या है फर्रुखाबाद की वो फिलहाल प्रमुख है, और किसान जो परेशान हैं उनकी समस्याएं सुनना भी कहीं ना कहीं बेहद जरूरी भी है। तो फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए, और उसका निस्तारण जरूर से जरूर किया जाएगा। जी आपको बता दें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के फर्रुखाबाद की जनता बेहद खुश तो नजर आ ही रही है, लेकिन उसके साथ ही परेशान भी है वहां के किसान, क्योंकि उनका कहना यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी डिमांड नहीं मान रहे। बता दें आगामी लोकसभा चुनाव में 14 राज्यों में विपक्ष के लिए भाजपा के सामने चुनौती पेश करना कतई आसान भी नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा 2019 में 50% से अधिक वोट हासिल करने में सफल रही थी। अब देखना यह है कि इस बार क्या होता है। उस समय 224 सीटें ऐसी थी जिन पर भाजपा प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट भी मिले थे, और भाजपा को अकेले 303 और राजग को 351 सीटें जिताने का इन राज्यों की अहम भूमिका भी रही थी। अब ये राज्य और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ये सवाल भी इन राज्यों में है कि जीत के लिए विपक्षियों ने गठबंधन तो किया है लेकिन बात नहीं बन पाई है, और सभी ने अपने अपने राज्यों में एकल चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। अब गठबंधन के लिए भी ये बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके साथ ही अब आपको ये भी बता दें गठबंधन के लिए भाजपा को हरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। वहीं भाजपा के लिए भी चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि किसान बेहद परेशान है। फर्रुखाबाद के किसान लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की डिमांड कर रहे हैं, वहीं युवा वो भी परेशान है बेरोजगारी से, और इसके साथ ही महंगाई से देश का हर नागरिक परेशान नजर आ रहा है। तो देखना यह है तो क्या पक्ष और विपक्ष के जीत का फॉर्मूला जिस पर भरोसा करके जनता मतदान करेगी। चुनावी चक्रव्यूह में होगी मुद्दों पर खास बहस, लेकिन उससे पहले चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।